ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला, बहुत ही कमाल का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर का आप देख सकते हैं इस तरह से, स्प्लिट एयर कंडीशनर का अगर स्विंग पट्टी जो एयर को फ्लो करता है, नीचे ऊपर करता है, स्विंग करता है एयर को, अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है। स्विंग अगर नीचे ऊपर नहीं हो रहा है या फिर वर्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, या फिर एक साइड में जा कर के रुक जाता है, या फिर उसमें स्विंग ऊपर नीचे होने पर साउंड आता है, चिर चिर करके आवाज़ आता है, जैसे जैसे कुछ टूट रहा हो ऐसे आवाज़ आता है, कुछ रगड़ने की आवाज़ आ रहा है, तो उसमें क्या फॉल्ट होता है आज एक एक करके मैं बात करूँगा। इसलिए वीडियो को तो लास्ट तक देखते रहिए। और इसके साथ में एक पॉइंट और मैं कवर करने वाला हूँ कि अगर किसी स्प्लिट एयर कंडीशनर में चाहे 1 टन का हो या फिर 1.5 टन का हो या फिर 2 टन का हो, अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट उसे माप करके तौल करके अगर चार्ज कर दिया गया है, फिर भी उसमें एम्पियर कम ले रहा है, अगर मानिए 6 से 8 एम्पियर ले रहा है कोई सिस्टम और उसमें रेफ्रिजरेंट 900 ग्राम या फिर 800 ग्राम उसमें डाला जा रहा है, आपने तौल करके गैस को डाल दिया, चार्ज कर दिया, फिर भी उसमें एम्पियर 5 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर ही ले रहा है, क्या फॉल्ट हो सकता है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं 2 पॉइंट को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमेशा की तरह कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं टॉपिक की। सबसे पहले हम रेफ्रिजरेंट की बात करते हैं, स्विंग की बात हम बाद में करेंगे, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम। तो अगर रेफ्रिजरेंट आप चार्ज कर रहे हैं किसी सिस्टम में, चाहे 1 टन का हो या फिर 1.5 टन का हो, किसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट आप चार्ज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर मानिए 1.5 टन का है या फिर 1 टन का है, 6 से 8 एम्पियर उसे लेना चाहिए। लेकिन उसमें आपने रेफ्रिजरेंट 800 ग्राम या फिर 900 ग्राम, कोई भी सिस्टम हो, ऐसा पर्सनल किसी एक सिस्टम को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी एक सिस्टम को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। स्प्लिट एयर कंडीशनर में कोई भी सिस्टम हो, कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम हो, अगर उसमें 800 ग्राम या फिर 900 ग्राम रेफ्रिजरेंट जाना है, आपने उसमें चार्ज कर दिया तौल करके, और उसका एम्पियर 6 से 8 एम्पियर लेना चाहिए। अगर उतना नहीं ले रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है। देखिए उसमें प्रॉब्लम यही हो सकता है, उसमें कोई भी सर्किट का प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटर का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो उसमें कैपिलरी का प्रॉब्लम है। कैपिलरी का प्रॉब्लम होता तो भी कुछ फॉल्ट अलग होता, ऐसा नहीं कि उसमें 4 एम्पियर ले रहा है। उसमें यही हो सकता है कि उसका कंप्रेसर का पंपिंग डाउन हो सकता है। कंप्रेसर अगर पंपिंग डाउन रहेगा तो उसमें रेफ्रिजरेंट 60 का प्रेशर, अगर मानिए R22 है, अगर उसमें रेफ्रिजरेंट 60 का प्रेशर होना चाहिए और कम से कम जितना उसमें माप है 800 ग्राम या फिर 900 ग्राम उसमें चार्ज होना चाहिए। तौल करके हमने चार्ज कर दिया, 60 का प्रेशर हो गया, लेकिन फिर भी एम्पियर कम ले रहा है, तो वहाँ पर कंप्रेसर का पंपिंग अगर डाउन रहेगा तो वहाँ पर उसका एम्पियर नहीं बढ़ेगा। उसका एम्पियर कब मेंटेन होगा, अगर 8 से 9 एम्पियर उसे लेना चाहिए, 6 से 8 एम्पियर लेना चाहिए, तो वहाँ पर रेफ्रिजरेंट को कम से कम आपको 80 का प्रेशर देना होगा या फिर 90 का प्रेशर देना होगा, तब वह एम्पियर मेंटेन होगा, तब वह एम्पियर जाएगा 6 से 8 एम्पियर जितना उसे लेना चाहिए। अगर पंपिंग डाउन है तो एक चीज़ और कि अगर सिस्टम को हम अच्छी तरह से, अगर मानिए नए सिरे से हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर रहे हैं, R22 है और उसमें पहले से ही एयर है, जो बाहर का एयर होता है उसे हमने वैक्यूम नहीं किया है। कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो वैक्यूम नहीं अगर किया जाता है, सिस्टम को वैक्यूम नहीं किया जाता है तो भी यह प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि उसमें रेफ्रिजरेंट सही नहीं बताता है। उसमें अगर 40 का प्रेशर रहेगा तो उसमें 60 का प्रेशर बताएगा, 55 का बताएगा या फिर 30 का प्रेशर बताएगा, उसमें सही प्रेशर नहीं बताएगा और कूलिंग भी सही नहीं होगा, क्योंकि पहले से उसमें एयर है। तो ज़्यादा तो टेक्नीशियन ऐसे करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा वर्क होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है फील्ड में, वो कहीं तो बहुत ज़्यादा काम उन्होंने ले रखा है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ सीज़न को पार करना होता है। जैसे मैं भी ऐसे प्रोजेक्ट पे मैं काम करता हूँ सऊदी अरब में
कि वहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ मुझे सीज़न बाय सीज़न एयर कंडीशनर को चलाना होता है। तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर मुझे कोई गारंटी वारंटी नहीं देनी होती है रेफ्रिजरेंट की, क्योंकि उनके पास मैं काम करता हूँ। अगर मानिए आज हमने रेफ्रिजरेंट चार्ज किया और 10 दिन के बाद अगर रेफ्रिजरेंट फिर से अगर ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, लीक चेक करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, फिर से वापस मुझे रेफ्रिजरेंट डाल देना है, डाल के फिर वापस उसे चला देना है। कोई भी सिस्टम अगर इतना कम से कम लीक होगा तो 1-1.5 महीने 2 महीने तो चल ही जाएगा। 2 महीने अगर चल जाता है तो 2 बार रेफ्रिजरेंट चार्ज करने में हमारा पूरा सीज़न पार हो जाता है गर्मी का। तो कुछ कंपनी ऐसे होते हैं जहाँ पर लीकेज अगर बहुत बारीक लीकेज होता है तो वहाँ पर उसे बंद नहीं किया जाता है, उसके ऊपर से रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देते हैं। लेकिन जो एक एक करके एक एयर कंडीशनर सिस्टम को अगर रिपेयर करते हैं, एक सिस्टम की गारंटी लेते हैं कि अगर 4-5 महीने से पहले रेफ्रिजरेंट अगर निकल गया तो फिर से मैं वापस चार्ज करूँगा, बिना किसी पैसे के फ्री में मैं चार्ज करूँगा। तो उन्हें पॉइंट बाय पॉइंट एक पॉइंट को उन्हें चेक करना होता है कि कहाँ से लीकेज है, ताकि एक सीज़न में सिर्फ एक बार रेफ्रिजरेंट चार्ज हो और वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, वहाँ से फिर लीकेज ना हो। तो इस तरह से होता है। तो अगर रेफ्रिजरेंट अगर उसमें चार्ज करने के बाद भी अगर उसमें एम्पियर कम हो रहा है तो यही प्रॉब्लम है, उसे अच्छी तरह से वैक्यूम करें। वैक्यूम करने के बाद फिर से उसे नए सिरे से रेफ्रिजरेंट को चार्ज करें। या फिर अगर उसमें पंपिंग डाउन है, देखिए पंपिंग डाउन पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि पंपिंग डाउन होता है तो क्या क्या फॉल्ट होता है, एक्सप्लेन एक एक करके मैं किया हूँ। तो यही प्रॉब्लम होता है कि रेफ्रिजरेंट आपका अगर देखिए, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, प्लस पॉइंट में बताना चाहूँगा कि जून जुलाई अगस्त के महीने में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका R22 रेफ्रिजरेंट है तो उसमें 60 का प्रेशर पे ही चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 60 से 70 PSI के बीच में होना चाहिए, 60 से 70 PSI के बीच। ऐसा तो देखिए फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में तो 60 का प्रेशर चल जाता है, लेकिन अगर वही प्रेशर अगर जाता है जून जुलाई अगस्त में जाता है तो जून जुलाई अगस्त में वही प्रेशर अगर 60 का प्रेशर आपने दिया है तो वहाँ पर 55 का हो जाएगा। तो वहीं पर 60 का प्रेशर है तो उसे 65 या फिर 70 PSI करके देखें कि कूलिंग कैसा दे रहा है। फिर वहाँ पर यही है कि जितना एम्पियर दिया रहता है, मानिए 6 से 8 एम्पियर सिस्टम में लिखा हुआ है तो 8 एम्पियर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 8 एम्पियर के ऊपर जाएगा, 10 एम्पियर तक जाएगा तो सिस्टम गर्म होकर के वो कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर 8 एम्पियर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 6 एम्पियर से 7 एम्पियर के बीच में रहना चाहिए। अगर जुलाई अगस्त के महीने में अगर 8 एम्पियर भी हो जाता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, लेकिन 8 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर सिस्टम में 60 का प्रेशर है तो 70 का प्रेशर आप दे सकते हैं, 65 का प्रेशर दे सकते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो रेफ्रिजरेंट 65 पर और 70 पर रन करते हैं R22। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो 60 का प्रेशर देने के बाद मेंटेन हो जाते हैं अगर अच्छी तरह से वैक्यूम किया गया है तो। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि स्विंग ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो देखिए स्प्लिट एसी का स्विंग ऊपर नीचे अगर नहीं हो रहा है तो ऑलरेडी उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन में वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि स्विंग ऊपर नीचे नहीं हो रहा है या फिर जाम चल रहा है या फिर बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है या फिर ऊपर जाने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर चल के जाता है, इस तरह से स्विंग ऊपर चल के जाता है और अचानक में नीचे गिर जाता है, फिर वर्क नहीं करता है। तो उसमें क्या फॉल्ट होता है, उसमें देखिए छोटा सा एक मोटर लगा होता है, ऑटो स्विंग मोटर उसे कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ऑटो स्विंग मोटर छोटा सा लगा होता है जो स्विंग को चलाता है, इस तरह से स्विंग को चलाता है, इस तरह से चलाता है, रन करता है वो। जब वह मोटर अगर ख़राब हो जाता है या फिर सॉकेट में पीसीबी में एक सॉकेट लगा होता है, अगर सॉकेट से बाहर निकल जाता है उसका वायर, तो वहाँ पर क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। या फिर अगर कट जाता है, चूहा काट देता है या फिर किसी वजह से कट जाता है तार, तो वहाँ पर भी काम करना बंद कर देता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटर जल जाता है तो भी वहाँ पर काम करना बंद कर देता है, तो वहाँ पर स्विंग काम नहीं करेगा। या फिर अगर स्विंग काम करता है और ऊपर जाके नीचे आके गिर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है,
मोटर में जो शाफ्ट लगा होता है, आप इस तरह से देख सकते हैं, ऑटो स्विंग मोटर में पतला सा छोटा सा शाफ्ट लगा होता है और वही शाफ्ट स्विंग के इस तरह से बैठता है वहाँ पर। तो अगर वह होल मोटा हो जाए, आप इस तरह से देख सकते हैं, होल अगर मोटा हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी तरह से खींच के ऊपर ले जाता है, फिर नीचे लाने में उसे दिक्कत होती, नहीं ला पाता है, क्योंकि उसका होल बड़ा हो चुका है। होल जब बड़ा हो जाता है तो उसे आप जुगाड़ से बना सकते हैं, या तो नया स्विंग पट्टी आप बाज़ार से ख़रीद के ला सकते हैं, ला करके लगा सकते हैं। तो वह होल अगर मोटा हो जाता है तो कागज़ का टुकड़ा लगा करके या प्लास्टिक का टुकड़ा लगा करके आप उसे फिक्स कर सकते हैं, या फिर आप नया स्विंग पट्टी आप ला करके लगा सकते हैं, तो इस तरह से फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर स्विंग नीचे ऊपर हो रहा है और उसमें से करकराहट की आवाज़ आ रही है, तो देखिए कभी कभी उसमें हो जाता है कि जब पुराना हो जाता है थोड़ा, या तो गर्मी के समय में वो सूख जाता है बिल्कुल, तो उसमें धूल अगर थोड़ा बहुत जमा होता है, उसमें धूल की वजह से प्लास्टिक में भी कभी कभी जंग लग जाते हैं, प्लास्टिक के जंग लग जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से साउंड आता है उसमें से। तो उसमें से ऑयलिंग हल्का सा कर दें आप दूसरे साइड में, और बीच में देखिए 3 जॉइंट होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक बीच में होता है, एक स्विंग मोटर की तरफ होता है। तो बीच वाले में और इस साइड में आप थोड़ा थोड़ा उसमें ऑयलिंग कर दें, वो सही हो जाएगा, फिर उसमें से साउंड नहीं आएगा। तो ये होता है स्विंग पट्टी कि अगर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, या फिर वर्क नहीं कर रहा है, या फिर ऊपर जाकर नीचे गिर जा रहा है, तो इस तरह से काम करता है। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा स्विंग पट्टी का। जो स्विंग काम नहीं कर रहा है, या फिर काम कर रहा है नीचे ऊपर नहीं हो रहा है, या फिर ऊपर जाकर के नीचे हो जा रहा है, तो आपके समझ में आ गया हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ पॉइंट में मिस कर गया हूँ, तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, बस आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट में मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।